कितने शर्म की बात है, यहां सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं। आप मान लीजिए कमजोर हैं, 4 डकैत आपके घर पे आए, आपकी माता के साथ बलात्कार किया, पिताजी की हत्या कर दिया, और जाते जाते आपके पिताजी की नेम प्लेट हटा के अपनी नेम प्लेट लगा के चले गए। आप कमजोर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। 20-25 साल के बाद स्थिति बदलती है, और जो चारों डकैत थे जिन्होंने आपके पिताजी की नेम प्लेट बदली थी, वो डकैत चले गए यहां से, और आप स्वतंत्र हो गए हैं। अब आप गुलाम नहीं हैं। वो पिताजी की नेम प्लेट वापस लगाएंगे कि वही डकैत वाली नेम प्लेट कंटिन्यू रखेंगे? जोर से बोलिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दिल्ली, जिसको युधिष्ठिर ने बसाया, वहां युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है। लेकिन जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट से इंडिया गेट की तरफ चलता हूं, मुझे शाहजहां रोड मिलती है, बाबर रोड मिलती है, हुमायूं रोड मिलती है, तुगलक रोड मिलती है, शेरशाह रोड मिलती है। ये शर्म से डूब मरने का है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और शर्म से आपको भी डूब मरना चाहिए, क्योंकि यहां सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं। जिस अहमद शाह अब्दाली ने हमारे पूर्वजों की हत्या किया, हमारी माताओं का सामूहिक बलात्कार करवाया, हमारे पूर्वजों पे जजिया लगाया, हमारे पूर्वजों को धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया, उस अहमद शाह अब्दाली के नाम पे आज भी अहमदाबाद चल रहा है, आज भी चल रहा है। यह पूरे देश के लिए शर्म की बात है, यह हिंदुओं के लिए शर्म की बात है। जिस बख्तियार खिलजी ने हमारे दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी को चलाया, नालंदा विश्वविद्यालय को, वहां आज भी बख्तियारपुर चल रहा है। अरे जो एरिया पाकिस्तान में चला गया, हम वहां का नाम नहीं बदल सकते। तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, अब वो रावलपिंडी हो गया, तो वहां जाके हम उस यूनिवर्सिटी को तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी नहीं कर सकते। लेकिन जितना हमारे एरिया में बचा हुआ, इसका नाम तो बदल सकते नहीं बदल सकते। और हो क्या रहा है, इलेक्शन के पहले ये नाम बदल दो। अरे भैया, एक भारतीय नामकरण आयोग बनाइए, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाइए, और एक झटके में पूरे देश से आतंकवादियों, अलगाववादियों का नामो निशान मिटा दीजिए। बात खत्म करिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों एक एक करके हर इलेक्शन के पहले, एक पार्षद के चुनाव के पहले एक नाम बदला, प्रधान के चुनाव के पहले एक नाम बदला, फिर विधानसभा के पहले एक नाम बदला, फिर लोकसभा के नाम एक बदला? ये कोई तरीका है क्या? एक साथ पूरे देश को बदल देना चाहिए। मैंने PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कहा एक भारतीय नामकरण आयोग बनाइए, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाइए। जज साहब KM जोसेफ साहब थे, बोले आप तो देश को उबाल देंगे। हमने कहा उबालने वाली क्या बात है, इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? अरे वो आक्रांता थे, वो डकैत थे, कायदे से उनके आने के बाद ही यहां हिंदू मुस्लिम शुरू हुआ। उसके पहले तो यहां सारे हिंदू थे। 15वीं शताब्दी में भारत में 100% हिंदू थे। 15वीं शताब्दी में वर्तमान पाकिस्तान में 100% हिंदू थे। 15वीं शताब्दी में बांग्लादेश में 100% हिंदू थे। था ही नहीं कोई। सारा का सारा धर्मांतरण बाबर के बाद शुरू हुआ, अकबर ने और कराया। तो ऐसे आतंकवादियों का, ऐसे जिहादियों का, जिन्होंने जजिया लगाया, जिन्होंने टैक्स लगाया, जिन्होंने हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा, उनके नाम पे कोई सड़क मोहल्ला गली होनी चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। लेकिन एक बदला जा रहा है, एक भारतीय नामकरण आयोग बनना चाहिए, एक भारतीय नामकरण संहिता बननी चाहिए, एक झटके में पूरा बदलना चाहिए नहीं? जोर से बोलिए जरा। जिन आतंकवादियों ने हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा, उसके लिए कोर्ट से हम कब तक लड़ते रहेंगे? कब तक तारीख पे तारीख चलेगी? भारत के संविधान का आर्टिकल 49 कहता है एक भारतीय धरोहर संहिता होनी चाहिए, एक भारतीय धरोहर आयोग बने, एक भारतीय धरोहर संहिता बने, उसमें एक्सपर्ट हो, और काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, भद्रकाली जो भी है, सब पे प्रॉपर सर्वे हो जाए। आज की डेट में साइंस डेवलप हो चुका है, आज की डेट में टेक्नोलॉजी बता देगी कि ये कब बना था, कब नहीं बना था, तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया। कब तक कोर्ट में जाके वहां सबूत देते रहे, गवाह पेश करते रहे, क्या करते रहे? यही काम हम लोग का रह गया क्या? और सब कुछ हम लोग करेंगे, सब कुछ सरकार समाज करेगा, तो सरकार क्या करेगी? सरकार केवल सड़क बना के उसमें 20% कमीशन लेती रहेगी क्या? एक चीज याद रखिए, सड़क बनती है क्योंकि सड़क से वोट और नोट मिलता है। जिधर से सड़क गुजरती है वहां के लोग वोट देते हैं, और जितनी लंबी सड़क बनती है उसका 20% हॉस्पिटल बनता है, क्योंकि जहां हॉस्पिटल बनता है वहां के लोग वोट देते हैं, और जितने का टेंडर होता है उसका 20%। रेलवे बनती है क्योंकि जहां से रेलवे गुजरती है वहां के लोग वोट देते हैं, और जितने का टेंडर होता है उसका 20%। तो जहां वोट है और जहां नोट है वो सारे काम होते हैं। और जो चीजें मुफ्त में हो सकती है, कानून बदलने कोई लागत है क्या? जोर से बोलिए जरा। दुनिया के सारे कानून सबके वेबसाइट पे पड़े हुए। हमने राफेल खरीदा, फ्री में खरीदा क्या? जोर से बोलिए। लेकिन अगर हम फ्रांस के अच्छे कानून को लेकर भारत में लागू कर दें, फ्रांस वाले पैसा मांगेंगे क्या? हम चीन के अच्छे कानून भारत में लागू कर दें, चीन वाले पैसा मांगेंगे क्या? अब आपके मन में एक आएगा, नहीं जी, यहां तो डेमोक्रेसी है, तो खत्म कर दो डेमोक्रेसी।
आपके मन में आएगा नहीं लोग सड़क पर उतर जाएंगे, सीए में उतर आए थे। अरे उसका इलाज है। किसान क्या करता है? किसान पहले बुआई करता है क्या? नहीं। हमने अपने घर में देखा, मैं किसान का बेटा हूं। पहले जुताई की जाती है, फिर गुड़ाई की जाती है, फिर निराई की जाती है, फिर खरपतवार की सफाई की जाती है, फिर भी अगर कुछ खरपतवार रहे तो पेस्टिसाइड डाल दिया जाता है, फिर उसकी समतलीकरण किया जाता है और उसके बाद उसमें बुआई की जाती है, तब जाके अच्छी फसल पैदा होती है। भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बनाइए। 90% पॉलिटिकल पार्टियां खत्म, 90% नेता खत्म। ये 100 पॉलिटिकल पार्टी, जो 100 पॉलिटिकल परिवार हैं जो भारत में अराजकता फैलाते हैं, 2 परिवार कश्मीर का, 2 परिवार पंजाब का, 2 परिवार हरियाणा का, 1-2 परिवार आपके यहाँ पे गुजरात में है, 2 परिवार राजस्थान में है, 2-3 परिवार आपके उत्तर प्रदेश में है, 2 परिवार आपके मध्य प्रदेश में है, 2 परिवार आपके झारखंड में है, 2-3 परिवार आपके बंगाल में है, 2-3 परिवार आपके तमिलनाडु में है, 2 परिवार आपके कर्नाटक में है, 2 परिवार आपके केरल में। कुल मिला के 100 परिवार हैं जिन्होंने देश को बर्बाद कर रखा है। जिस दिन भारत में 10,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया गया, जिस दिन भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बनाया, मैं कह रहा हूं उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये 100 के 100 परिवार भारत छोड़ के कोई ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा, कोई कनाडा भाग जाएगा, कोई अमेरिका भाग जाएगा, कोई कहीं भाग जाएगा। और जब धर्म युद्ध है तो 2-4 इधर वाले भी मरेंगे तो मरेंगे, फंसेंगे तो फंसेंगे। आप ये बताइए, महाभारत हुआ था, उसमें केवल कौरव की सेना मारी गई थी क्या? क्या पांडव नहीं मारे गए क्या? अभिमन्यु मारा गया, द्रौपदी के 5 बेटे मारे गए, इधर के भी सेनापति मारे गए, इधर के सैनिक मारे गए। लेकिन धर्म युद्ध जीतना है तो आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई करनी पड़ेगी। नहीं तो कोई कानून बनाएंगे, 4 आ जाएंगे ह्यूमन राइट के नाम पे। और मैं कह रहा हूं, जिस दिन भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, नार्को पॉलीग्राफ में कानून बना, ये हमारे माइलॉट भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बहुत मोटा माल इनको भी मिलता है। अभी मिला ना होली के समय नोटों की बोरी मिली थी। अच्छा, जितने नोटों की बोरी भारत में मिलती है, चाहे वो पार्षद के यहाँ मिले, चाहे प्रधान के यहाँ मिले, चाहे सांसद विधायक के यहाँ, कभी आपने उसमें 100 रुपए की नोट देखी क्या? जोर से बोलिए, देखी क्या आपने? मैं कह रहा हूं ये 500 की नोट ही सबसे बड़ी समस्या है। ये सबसे बड़ी समस्या। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। इस देश में गुलामी की शिक्षा चल रही है। भारत के संविधान में कहीं मदरसा नाम का शब्द नहीं है, मदरसा शब्द कहीं है ही नहीं है। संविधान की गलत व्याख्या हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने गलत व्याख्या किया है। और इसलिए गलत व्याख्या किया, उन्होंने धर्म को रिलीजन समझा, रिलीजन को धर्म समझ लिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को धर्म और रिलीजन का अंतर ही नहीं पता, इसलिए वो गलत फैसला देते गए, उन्होंने मदरसे को मान्यता दे दिया। भारत का संविधान तो मजहब के आधार पर स्कूल कॉलेज खोलने को बैन लगाता है। आर्टिकल 27-28 पढ़िए। भारत का संविधान कहता है मजहब के आधार पर कोई तालीम नहीं होगी और मजहब के आधार पर कोई स्कूल कॉलेज नहीं होगा, मजहब के आधार पर किसी स्कूल कॉलेज की डिग्री को वैलिड नहीं माना जाएगा। गलत व्याख्या चली आ रही है। अब अगर ठीक करना है तो 1975 दोहराना पड़ेगा। लगाइए इमरजेंसी लगा के जितनी गड़बड़ियां हुई सबको ठीक करना पड़ेगा। अगर डेमोक्रेसी में रहते हुए चीजें सही नहीं हो सकती, हम अपने बच्चों को खतरे में तो नहीं डाल सकते ना। भारत में पुलिस व्यवस्था गुलामी की है, प्रशासनिक व्यवस्था गुलामी की है, न्यायिक व्यवस्था गुलामी की है, टैक्स व्यवस्था गुलामी की है। इन सबको बदलना पड़ेगा और बदलने के लिए जरूरत क्या है? ड्रास्टिक कार्य करना पड़ेगा, तगड़े काम करने पड़ेंगे। एक बात मैं आपको, आज के 20 साल पहले कुछ बात होती थी, क्या करें जी 5 करोड़ हो गए, इनका क्या करें? कन्वर्टेड हिंदू जी 5 करोड़ हो गए, क्या करें? फिर कन्वर्टेड हिंदू जी 10 करोड़ हो गए, अब क्या करें? फिर कन्वर्टेड हिंदू जी 15 करोड़ हो गए, अब क्या करें? फिर कन्वर्टेड हिंदू जी 20 करोड़ हो गए, अब क्या करें? फिर कन्वर्टेड हिंदू जी 25 करोड़ हो गए, अब क्या करें? हाँ, वास्तव में समुद्र में नहीं डाल सकते, फेंक नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो तो कर सकते हैं जिसके कारण कन्वर्ट हुए थे। नहीं, कन्वर्जन कैसे हुआ था? लालच में हुआ था, डर के मारे हुआ था, सत्ता का दबाव था, लालच था। बहुत कम ही लोग जन्नत के चक्कर में कन्वर्ट हुए थे, बहुत कम लोग जन्नत के चक्कर में कन्वर्ट हुए थे। जन्नत में इतना कोई बड़ा पैकेज है नहीं, मात्र 72 हूर, 1 दूध की नदी, 1 फूलों का गद्दा, कोई बहुत बड़ा पैकेज नहीं है। उससे बड़ा पैकेज तो हमारे पास है, उससे ज्यादा पैकेज हमारे पास है, लेकिन हमारे मठ मंदिर, हमारे पंडा पुजारी, हमारे कथावाचक उसका उपयोग ही नहीं कर रहे। अगर देश को बचाना है तो प्रत्येक मठ मंदिर को घर वापसी केंद्र बनाना पड़ेगा। अगर देश को बचाना है तो प्रत्येक मठ मंदिर को आपको एनुअल टारगेट सेट करना पड़ेगा कि हम साल में कितने लोगों को वापस लाएंगे। राम रावण युद्ध में राम की विजय कब हुई? जब विभीषण उधर से, राम रावण युद्ध में राम की विजय तब हुई जब विभीषण ने बताया तीर इधर मारना पड़ेगा। वो ऐसा है कि नहीं है? तो हमें राम से सीखना पड़ेगा, राम रावण कैसे युद्ध में क्या हुआ, कैसे विजय हुई। आज तक हम बता ही नहीं रहे। और जब सारा का सारा खतरा, अलगाववादी कन्वर्टेड हिंदू, आतंकवादी कन्वर्टेड हिंदू, अजमल कसाब कन्वर्टेड था, आरडीएक्स सभी जो पकड़े गए ये सारे कन्वर्टेड थे, जो शाहीन पकड़ी गई ये भी कन्वर्टेड, 7 पीढ़ी से 8 पीढ़ी पहले सारे कन्वर्टेड थे।
आप जितना भी कन्वर्टेड था, आपको जान के आश्चर्य होगा 1937 में जो शरीयत एक्ट आया, अंग्रेजों ने लागू किया, सबसे ज्यादा विरोध उसको गुजरात के कच्ची और मेनन मुसलमानों ने उसका विरोध किया था। कच्ची और मेनन बाकायदा प्रॉपर केवल सिंदूर उनकी बहन बेटियां नहीं लगाती थी, सारे सिस्टम वो गुजराती फॉलो करते थे, वो गुजराती साड़ी पहनते थे, हर तरीके से गुजराती त्योहार सब कुछ करते थे, नवरात्रा करते थे, गरबा करते थे, गरबा करते सब कुछ करते थे। तो सबसे ज्यादा 1937 के शरीयत एक्ट का विरोध आपके गुजरात से शुरू हुआ था और कच्ची मेनन ने शुरू किया था। आज वो विरोध कर रहे हैं, आप उसको अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। इस देश में आज तक हमने बताया नहीं कि वास्तव में सनातन धर्म कितना अच्छा है और विदेशी मजहब से क्या क्या दिक्कतें हैं। कोई अपनी बहन बेटी को नहीं चाहता कि उसको तलाक दिया जाए, उसका तलाक हसन हो, तलाक हसन हो, तलाक बाइन, तलाक किनाया हो। कोई माता पिता नहीं चाहता उसकी बेटी के साथ हलाला हो, उसकी बेटी का मुता हो, उसकी बेटी का मिस्यार हो, उसकी बेटी के साथ तर्रुस हो, कोई नहीं चाहता। लेकिन हमारे कथावाचक, हमारे आचार्य, हमारे मंडलेश्वर, हमारे महामंडलेश्वर इस विषय को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे। जो लोग कहते हैं क्या करने के 25 करोड़ का, अरे 25 करोड़ हमारे ही थे। कोई पटेल था, कोई पाटीदार था, कोई नाई था, कोई धोबी था, कोई यादव था, कोई ब्राह्मण था, कोई छत्री था, कोई कुश था, कोई बुनकर था, कोई जुलाहा था, सब तो यही थे। जो आ सकते हैं उनको ले लेना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और कोई समाधान नहीं है। आप चाहो ना चाहो, अब एक ही समाधान बचा हुआ, एक ही विकल्प बचा, दूसरा विकल्प ही नहीं बचा हुआ। सुबह से लेकर शाम तक उनको गाली दे कोई फायदा नहीं है। आपको एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा, वो सरकार का काम है, लेकिन घर वापसी के लिए हमें समाज को अपना अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। अब विठल भाई का कितने काम करते हैं? विठल भाई आपकी कंपनी में, आपके बेटे का जो कारोबार होगा ना, 10-20 लोग तो काम करते ही होंगे। तो सब लोग अपना अपना, सारे जितने बिजनेस व्यापारी वो अपना टारगेट सेट कर ले। भैया हमको भी अब नहीं, अगर आपको लग रहा है तो चलो मैं आपको बता देता हूं कि भैया आप 5 लोगों की घर वापसी कराओगे, आपको भी स्वर्ग मिलेगा। अगर आप 5 लोगों की घर वापसी करा लेंगे तो बात हो जाएगी। घर वापसी कराना चाहिए। घर वापसी से बहुत फायदे हैं। घर वापसी से वसुधैव कुटुंबकम का विचार मजबूत होगा। घर वापसी से नारी तु नारायणी का विचार मजबूत होगा। घर वापसी से जननी जन्मभूमि का विचार मजबूत होगा। सर्वमंगल मांगल्य की भावना आएगी, सर्वे भवन सुखने की भावना आएगी, समता आएगी, समरसता आएगी, आपसी भाईचारा बढ़ेगा। घर वापसी से तलाक बिदत खत्म होगा। घर वापसी से तलाक हसन खत्म होगा। घर वापसी से तलाक अहसन खत्म होगा। घर वापसी से तलाक बाइन खत्म होगा। घर वापसी से तलाक किनाया खत्म होगा। घर वापसी से निकाह हलाला खत्म होगा। घर वापसी से मुताह खत्म होगा। घर वापसी से मिस्यार खत्म होगा। घर वापसी से बाल विवाह खत्म होगा। घर वापसी से बहुविवाह खत्म होगा। घर वापसी से पत्थरबाजी खत्म होगी। घर वापसी से दंगा खत्म होगा। घर वापसी से लव जिहाद खत्म होगा। घर वापसी से लैंड जिहाद खत्म होगा। घर वापसी से ड्रग कारोबार कम होगा। घर वापसी से खान पान के सामान पे थूकना बंद होगा। घर वापसी से खान पान के सामान पे पेशाब करना बंद होगा। घर वापसी से आतंकवाद कम होगा। घर वापसी से अलगावाद कम होगा। घर वापसी से जिहाद कम होगा। घर वापसी से मजहबी उन्माद कम होगा। घर वापसी से शांति आएगी, समृद्धि आएगी। घर वापसी से बम विस्फोट कम होगा। घर वापसी से जनसंख्या विस्फोट कम होगा। घर वापसी से घुसपैठ कम होगी। घर वापसी से धर्मांतरण कम होगा। घर वापसी से भारतीय विचार मजबूत होगा। भारत की संस्कृति मजबूत होगी। भारत का त्योहार मजबूत होगा। घर वापसी से पीएफआई खत्म होगा। घर वापसी से एमआईएम खत्म होगा। घर वापसी से जमीयत खत्म होगी। घर वापसी से तबलीगी जमात खत्म होगी। घर वापसी से डॉक्टर आतंकवादी नहीं बनेगा, इंजीनियर आतंकवादी नहीं बनेगा, प्रोफेसर आतंकवादी नहीं बनेगा। घर वापसी सबको बोलने की आजादी मिलेगी, सोचने की आजादी मिलेगी, तर्क करने की आजादी मिलेगी, शास्त्रार्थ की आजादी मिलेगी। घर वापसी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म होगा और घर वापसी से बहन बेटियों का 7 जन्मों का अधिकार मिलेगा। उनको कोई ठेके वाली बात नहीं होगी, बल्कि वो अर्धांगिनी हो जाएंगी, आधी की मालिक हो जाएंगी। इतना अच्छा सब कुछ है घर वापसी में, फिर हमारे धर्मगुरु, हमारे कथावाचक, हमारे पंडा पुजारी इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? इस पर हमें सोचने की बात है। अगर हमें चीज़ों को ठीक करना है, अब समय आ चुका है कि इसको हम आगे बढ़ाएं और घर वापसी के लिए गंभीरता के साथ प्रयास करें। अलग अलग राज्यों में अलग अलग उसमें आपको स्ट्रेटजी अपनानी पड़ सकती है, लेकिन घर वापसी कराना ही एक समाधान बचा हुआ है, दूसरा कोई समाधान नहीं बचा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।